Hello everybody and how are you? तो कैसे हैं बेटा सब लोग? बढ़िया। सही चल रही है ना स्टडी वगैरह बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो आप लोग की एक परेशानी है, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। और वो शिकायत क्या है? छोटी सी है कि आप लोग वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखते समय जहाँ भी आपको लगे ना, कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है कमेंट बॉक्स? कमेंट डालने के लिए। तो आप वहाँ कमेंट डाला करो। कोई भी चीज़ का, किसी भी बात का मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी इश्यू अगर आपका है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है, तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को दिया बताया करो। कोई कमी हो तो उसको इम्प्रूव कर सके, वो बताया करो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर डालें। कुछ भी डालें, क्या है, क्या नहीं है, क्या और बेटर कर सकते हैं, इस क्लास को और बेटर कैसे बना सकते हैं, अपने सजेशंस दो। ठीक है? और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें आप लोग मुझे बताओ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को बेटर बना सकूँ। ठीक है ना? मेरा टारगेट यही है कि केवल एक क्लास ऐसी हो, जो बच्चों को सारा कंटेंट अवेलेबल करवा दे, इधर-उधर आपको ना भटकना पड़े, ये चीज़ है। तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आप अपने सजेशंस दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने कन्फ्यूजन्स बताइए, अपने डाउट्स बताइए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पर लिखिए। तो आज से जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट कमेंट ज़रूर से ज़रूर डालेगा। जो भी वीडियो को देखेगा वो 1-2 कमेंट ज़रूर करेगा, ताकि मुझे पता लगे कि वास्तव में आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है ना? अदरवाइज़ ऐसा लगता है जैसे कि बस हाँ, केवल वैसे ही पढ़ रहे हो, वैसे ही देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ठीक है? और मेरी क्लास में टाइम पास वाले स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये है। ये तो ऑनलाइन क्लास है इसलिए, अगर ऑफ़लाइन क्लास होती और ऑफ़लाइन क्लास में अगर ऐसे स्टूडेंट्स अगर मेरी क्लास में बैठे होते, तो थप्पड़ मार के बाहर निकाल देता मैं। वास्तविकता है ये, क्योंकि मुझे डल क्लास कतई पसंद नहीं है। स्टूडेंट एक्टिव है ना होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा तब तक टीचर भी एक्टिव नहीं होगा। सही है कि नहीं है? तो इसीलिए आप लोग भी एक्टिव रहिए, कमेंट वगैरह डालिए, अपने सजेशंस दीजिए, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो वो बताइए। आपका मेजर इश्यू मुझे पता है, एक इश्यू ज़रूर है, वो सभी के साथ में है और वो है मेरी राइटिंग को लेकर के। तो बेटा बात ऐसी है कि मैं रहा हूँ कॉलेज एजुकेशन में 8 साल तक, और 8 साल तक कॉलेज एजुकेशन में आपको पता है कि कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं। वहाँ पर हमारा केवल हाथ चलता है, देखते नहीं है हम पीछे की बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। तो वहाँ पर स्पीडली लिखने की वजह से जो है थोड़ा राइटिंग का ये इश्यू आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सही कर सकूँ। ठीक है ना? बाकी अदरवाइज़ राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल कर के क्या है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है, ठीक है ना? तो राइटिंग का इश्यू मुझे पता है कि इसको तो मैं जानता हूँ कि हाँ, ये तो इश्यू है। बट इसके अलावा आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, जो भी आप लोगों की कोई समस्याएँ हों, जो भी आप लोगों के डाउट्स हो, वो डाउट्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1-2 कमेंट ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। अगर 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम 150 कमेंट वहाँ पर होने ही चाहिए। आ गई बात समझ में? तो एक दोस्त के हैसियत से आप लोगों से मैं थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ कि कमेंट जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर डालें। शेयर का और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें और दूसरी बात बेल आइकन दबाएँ, ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट अगली क्लास, आज की क्लास। और आज की क्लास में कल हम जो है बेटा
जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक जो है, वो टॉपिक क्या चल रहा था? नाउन। किस पर हम डिस्कस कर रहे थे? नाउन के ऊपर, ठीक है। और नाउन के अंदर हम जो बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे काई के बारे में? जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में मैंने आप लोगों को 4 तरह के जेंडर बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे? 4 तरह के। पहला जो था, वो हमारा था मस्क्यूलाइन। दूसरा जो था, वो था हमारा फेमिनाइन। तीसरा जो था, वो था हमारा कॉमन। और फोर्थ जो था, वो था हमारा न्यूटर। ठीक है। ये 4 के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब देखो, मस्क्यूलाइन के बारे में मैंने बता दिया था कि मस्क्यूलाइन का मतलब होता है पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाला। तो यहाँ पर केवल पुरुष जाति ही नहीं है, बल्कि क्या है? ताकत का, शक्ति का, सामर्थ्य का, विशालता का बोध कराने वाले जो हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? मस्क्यूलाइन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्क्यूलाइन कहते हैं। फेमिनाइन केवल स्त्री जाति का ही बोध नहीं कराता है, कोमलता का, माधुर्य का, ममत्व का, छोटेपन का, लघुता का बोध कराने वाले, इन बताने वाले, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन कहलाते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को जो है कल बता दिया था। अब हमारा तीसरा जो है, वो है हमारा कौन सा? कॉमन जेंडर। कौन सा है अब हमारा? कॉमन जेंडर। ठीक है। तो देखो, अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। ठीक है। काय के बारे में बात करते हैं हम? कॉमन जेंडर के बारे में। ठीक है। देखिए, कॉमन जेंडर क्या होता है? ठीक है। तो थर्ड है हमारा आज का कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में? उभयलिंग। क्या कहलाता है हिंदी में? ये उभयलिंग। ठीक है। उभयलिंग का मतलब, कॉमन जेंडर का मतलब होता है बेटा कि वे नाउन या वे संज्ञाएं जो पर्टिकुलर किसी सेक्स को डिनोट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर किसी लिंग को नहीं बताते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है। वह नाउन या वह शब्द, वह संज्ञा जो पर्टिकुलर किसी सेक्स को इंडिकेट ना करके, पर्टिकुलर किसी सेक्स को इंडिकेट ना करके और ये बताए कि वेदर ही और शी, वह कोई भी हो सकता है। स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है। अगली बात समझ में? जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में क्या होगा? स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन जेंडर। मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या है? लेडी डॉक्टर भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है। टीचर, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो वे संज्ञाएं जो पर्टिकुलर किसी सेक्स को इंडिकेट ना करके बोथ, दोनों को ही इंडिकेट करे, दोनों का ही शामिल करे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कॉमन जेंडर कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो ठीक है। तो लिखिए, इस चीज को लिखना चालू करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा इसका? द नाउन विच, द नाउन विच the noun which does not, which does not
specify the particular sex, male or female. The noun which does not specify the particular sex, male or female, but indicates a living thing. But indicates, but indicates a living thing. But indicates a living thing is called common gender. Is called common gender. ठीक है, is called common gender. ठीक है, it mm, चलो ज्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, स्टूडेंट। ठीक है, एटीसी इत्यादि। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, लिख लिया, लिख लिया। चलो देखो आगे। अब देखो, मैं आपको एक अलग से आज एक चीज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और उसको लेकर के आजकल थोड़ा सा पता भी नहीं होता है। मैं आपके सामने दो वर्ड्स ले रहा हूँ, दो वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, दो वर्ड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, दो वर्ड्स लिख रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ बैचलर। क्या लिख रहा हूँ, बैचलर। BACH। यार क्या हो रहा है पेन में आज।
और दूसरा लिख रहा हूं मैं वर्जिन। ठीक है ना? दो शब्द है, एक तो है बैचलर और एक है वर्जिन। ठीक है? दोनों का ही मतलब क्या होता है? कुंवारा या कुंवारी। क्या होता है? कुंवारा या कुंवारी, जिसकी शादी ना हुई हो। ठीक है? उसे कहते हैं हम बैचलर। तो अधिकतर लोग क्या है, बैचलर जो होता है ना, बैचलर को तो किसके लिए लेते हैं? मेल के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? मेल के लिए। और वर्जिन जो है, वर्जिन को किसके लिए लेते हैं बेटा? फीमेल के लिए। किसके लिए लेते हैं? फीमेल के लिए। किसके लिए लेते हैं? फीमेल के लिए। ठीक है? तो बैचलर को तो लेते हैं किसके लिए? मेल के लिए। और वर्जिन को लेते हैं किसके लिए? फीमेल जेंडर के लिए। आ गई बात समझ में? लेकिन अंग्रेजी के अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, बैचलर और वर्जिन, इन दोनों का यूज फीमेल के लिए भी होता है और मेल के लिए भी होता है। ठीक है ना? दोनों का यूज फीमेल के लिए भी होगा और मेल के लिए भी होगा। ठीक है? जैसे कैसे होगा? हम कह सकते हैं कि क्या, ही इज ही इज अ बैचलर। ठीक है? क्या कह सकते हैं? ही इज अ बैचलर। शी इज शी इज अ बैचलर गर्ल। शी इज अ बैचलर गर्ल। ठीक है? पहली बात हो गया। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दोनों के लिए ले लिया। अब वर्जिन दोनों के लिए आ सकता है। क्या आ जाएगा? ही इज वर्जिन। ही इज वर्जिन। ही इज अ सॉरी, वर्जिन। और दूसरा, शी इज अ वर्जिन गर्ल। ठीक है? आगे बात समझ में? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बैचलर और वर्जिन, बैचलर का यूज केवल फीमेल के लिए नहीं होगा और वर्जिन का यूज केवल फीमेल के लिए नहीं होगा। बैचलर और वर्जिन कॉमन के लिए होगा। ठीक है? दोनों के लिए होगा। गर्ल के लिए बैचलर यूज कर सकते हैं और बॉय के लिए वर्जिन भी यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो वर्जिन केवल गर्ल ही नहीं होती है, वर्जिन बॉय भी होता है। ठीक है? बैचलर केवल बॉय ही नहीं हो सकता है, बैचलर गर्ल भी हो सकती है। आगे बात समझ में? तो ये चीज है, इसको एक नोट डाल करके लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, कैसे भी जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है? तो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अर्थ जो है बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अर्थ आप सारे समझदार हो। ठीक है ना? सारे क्वालिफाइड हो। तो अर्थ जो है आराम से जानते हो कि बैचलर का अर्थ क्या होता है और वर्जिन का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना? बैचलर का अर्थ क्या होता है और वर्जिन का अर्थ क्या होता है। ठीक है? तो बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, और अगर बताने की आवश्यकता हो तो कमेंट में डाल देना, व्याख्या कर दूंगा ढंग से, अच्छे प्रकार से। ठीक है ना? तो हो गया ये आप लोगों का। मैं बोलो बेटा, हो गया ये आप लोगों का? अरे हो गया क्या?
ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, और फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बेटा? फोर्थ क्या है हमारा? क्या है फोर्थ? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ठीक है? क्या है हमारा? न्यूटर जेंडर, ठीक है? न्यूटर का नपुंसकलिंग, ठीक है ना? तो इसमें क्या आएगा सीधा सा कि द नाउन विच डिनोट्स अ the noun which denotes a non-living thing, non-living thing is called neuter gender. न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में क्या क्या आ सकता है? दो चीजें आएंगी, दो नाउन हमारे जो न्यूटर जेंडर के अंदर आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, न्यूटर जेंडर, ठीक है। द सॉरी, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल nouns are known as neuter gender, ठीक है? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ओ शिट क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, कौन कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। इन दोनों कैटेगरी में जो भी नाउन आएंगे ना, वो सारे क्या होंगे? हमारे न्यूट्रल जेंडर होंगे। क्या होंगे? हमारे सारे न्यूट्रल जेंडर होंगे, ठीक है? जैसे ऑनेस्टी, ठीक है? ट्री, इंक पोट, पेन, हाउस, फीलिंग्स, एक्सेट्रा, ठीक है? ये सारी चीजें किसमें जाएंगी? हमारी न्यूटर जेंडर में जाएंगी। किसमें जाएंगी? न्यूटर जेंडर में जाएंगी, ठीक है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो होंगी वो हमारी क्या होंगी? सारी न्यूटर जेंडर होंगी। क्या होंगी? वो सारी हमारी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगी, आएंगी, आएंगी। आ गई क्या? बोलो। लिख लिए बेटा?
बोलिए, लिख लिया क्या? बोलो, लिख लिया क्या? ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? जेंडर ऑफ नाउन। क्या हो गए आप लोगों के? जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या हो गए? जेंडर ऑफ नाउन। आगे बात समझ में? क्लियर? ये हमारा जेंडर का टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जेंडर का टॉपिक क्या हुआ बेटा? आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए जेंडर के बाद में जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, जेंडर के बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा नाउन एंड द केसेस। नाउन एंड द केसेस। नाउन और इसके केस। ठीक है, कारक। हिंदी में जिनको क्या कहा जाता है बेटा? कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कारक। आगे बात समझ में? बताओ क्या कहा जाता है इनको? कारक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कारक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो कारक होता है वो होता है हमारा कौन सा? पहला जो कारक होता है वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है बेटा? वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है पजेसिव केस। कौन सा होता है? पजेसिव केस। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा वोकेटिव केस। कौन सा होता है? वोकेटिव केस। ठीक है, ये चार हमारे क्या होते हैं? केसेज होते हैं। क्या होते हैं हमारे? चार हमारे केसेज होते हैं। आगे बात समझ में? क्या होते हैं? केसेज होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चार केस हैं, अर्थात इनका मतलब ये है कि कारक, हिंदी में पढ़ते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से कर संबंधान प्रदान वगैरह, जी कारक जो है, वैसे हमारे अंग्रेजी में भी केस होते हैं। तो ये क्या है? हमारे चार प्रकार के कारक होते हैं। चार प्रकार के क्या होते हैं बेटा? ये कारक होते हैं। क्या होते हैं? चार प्रकार के कारक। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जब कोई नाउन किसके रूप में काम करे? सब्जेक्ट के रूप में काम करे, कर्ता के रूप में काम करे। जब कोई नाउन कर्ता के रूप में आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आगे बात समझ में? वोकेटिव, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। किसके रूप में काम करे? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव, अधिकार कारक के रूप में। तो जब कोई नाउन किसके रूप में आए? अधिकार के रूप में आए। किसके ऊपर अधिकार हो? का, के, की, सम के रूप में, संबंध के रूप में आए, तो क्या कहलाता है? हमारा पजेसिव केस, संबंध कारक। क्या कहलाता है? वो संबंध कारक कहलाता है। वोकेटिव, वोकेटिव को कहते हैं संबोधन कारक। वोकेटिव को क्या कहते हैं बेटा? संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ठीक है, वोकेटिव का मतलब क्या होता है? संबोधन कारक। अर्थात जब हम किसी को क्या करें? संबोधित करके कहें, किसी को संबोधित करें, तो क्या कहलाता है? हमारा वोकेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। ठीक है? तो जब कोई संज्ञा कर्ता के रूप में काम करे, सब्जेक्ट के रूप में आए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। जब कोई अधिकार के रूप में, कारक के रूप में काम काके की के संबंध के रूप में काम करे, तो क्या कहलाएगा? पजेसिव। इसको कहते हैं संबंध कारक। क्या कहलाता है? ये हमारा संबंध कारक क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। और वोकेटिव के संबोधन कारक हे हरे ओ। जब कोई संबोधन, मुकेश यहाँ आ, राजू क्या कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? संबोधन कारक। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करके कोई बात कहे, तो क्या कहलाएगा? हमारा वोकेटिव केस कहलाता है। तो ये चार क्या होते हैं? हमारे केसेज होते हैं। चार क्या होते हैं? हमारे केसेज होते हैं। तो इन चारों को आप लोग टेबल के रूप में लिख लीजिए। कर्ता कारक, हिंदी लिख देता हूं इनकी, कर्ता कारक, कर्ता कारक। और ये होता है कर्म कारक। एक एक के भी डिटेल लिखा दूंगा, चारों के बारे में समझा लिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो चीजें हैं नाउन की, वो तो हो जाएंगी कंप्लीट। और उसके बाद चलेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन। स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन जो हमारे अधिकतर चलते हैं, काम में आते हैं, जहां से हम एरर्स वगैरह ढूंढते हैं, जो हमें काफी चीजों के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। वो हमारे अब आगे आएंगे, हमारे सारे के सारे। ठीक है ना? वो हमारे सारे के सारे अब आगे आने वाले हैं। नाउन के असली जो चीजें हैं, मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या और कुछ कह सकते हैं, वो अब हमारे आगे आएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग देखते चलिए, चारों को लिख लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया? चलो, नंबर 1 डाल के लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ठीक है, तो लिखो इसमें when a noun, when a noun, when a noun functions functions as the subject of a verb, subject of a verb, when a noun, when a noun, when a noun functions as the subject of a verb, जब कोई संज्ञा किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करे, किसके रूप में कार्य करे? कर्ता के रूप में कार्य करे, तो क्या कहलाता है? इज नॉन एज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, नॉन एज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। जैसे राम इज माई राम इज माई फ्रेंड। ठीक है,
सोहन was सोहन was writing a story। ठीक है। The cow has hit a child। ठीक है। तो देखो, राम इज माई फ्रेंड, यहाँ पर कर्ता के रूप में, यहाँ पर कर्ता के रूप में, किसके रूप में? कर्ता के रूप में। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। क्या आ रहा है? राम। किसके रूप में आ रहा है? राम, कर्ता के रूप में। सोहन किसके रूप में आ रहा है? कर्ता के रूप में। द काऊ किसके रूप में आ रही है? कर्ता के रूप में। और ये तीनों की तीनों हमारे क्या है बेटा? नाउन है। तीनों की तीनों क्या है? नाउन है। तो जब कोई नाउन किसके रूप में काम करे? कर्ता के रूप में कार्य करे। जब कोई नाउन कर्ता के रूप में आए, ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट जब कोई नाउन बन जाए, तो क्या कहलाता है? हमारा नॉमिनेटिव या वोकेटिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है, राइट डाउन, लिख लीजिए। लिख लो। क्या हुआ? ठीक है, चलो आगे देखिए। अगला है हमारा दूसरा, सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ज्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा है कि जब कोई नाउन किसके रूप में काम करे? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। ठीक है, कि व्हेन अ नाउन, ज्यादा कोई खास वो नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा वैसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, जानते हो आप लोग सारी इन चीजों के बारे में। फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, व्हेन नाउन फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, कि जब कोई संज्ञा किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो क्या कहलाएगी? हमारी ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा? वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही ईट्स एन एप्पल डेली। ठीक है, द वुड कटर हैज कट सम ट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ही ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोजाना एक सेव खाता है। क्या खाता है? सेव खाता है। क्या खाता है?
सेव खाता है, तो यहाँ पर एप्पल किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में आ रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट के रूप में। द वुड कटर हैज कट सम ट्रीज, तो यहाँ पर क्या है? ट्रीज। क्या है? ट्रीज। किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या काट रहा है? पेड़ काट रहा है, तो किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब कोई नाउन किसके रूप में आ जाए, और ये सारे के सारे क्या है? दोनों की दोनों क्या है? ये नाउन है। ये भी क्या है हमारा? नाउन है। जब कोई नाउन किसके रूप में काम करे? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पर वुड कटर ये भी क्या है? एक नाउन है। ये भी क्या है? एक नाउन है। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि एक ही वाक्य में नाउन क्या हो सकती है? सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। नाउन सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। क्लियर है? एक ही वाक्य में दो नाउन आ सकती है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। क्लियर? चलो लिखो इसको जल्दी। ठीक है, हो गया ऑब्जेक्टिव। चलो थर्ड है हमारा पजेसिव केस। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब अधिकार, कि जब कोई नाउन अपने अधिकार को किसी दूसरे नाउन के साथ व्यक्त करे, तो क्या कहलाता है? पजेसिव केस। जब कोई संज्ञा अपना अधिकार किसी दूसरे के ऊपर व्यक्त करे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पजेसिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारा पजेसिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद, व्हेन ए नाउन shows its relation with, relation with or possession, relation with or possession on another noun, अनदर नाउन, कि जब कोई संज्ञा अपना संबंध या अधिकार दूसरे नाउन पर दर्शाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, जैसे, जैसे कि ही इज अ फार्मर्स सन, द लेग ऑफ टेबल। यहाँ पर या किसको कह सकते हैं? का, के, की। का अर्थ बताए। द लेग ऑफ टेबल हैज ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन, हैज
बीन ब्रोकन, ठीक है। जैसे ही इज ए फार्मर्स सन, अपोस्ट्रोफी कॉमा जो होता है वो किसको दर्शाता है, काके की को। तो ये क्या आ रहा है, फार्मर्स सन, क्या है, पजेसिव केस। ऑफ जो होता है ये ऑफ भी किसको दर्शाता है, पजेसिव केस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पजेसिव केस को दर्शाता है। और इसे एक नाम दिया गया है अंग्रेजी में, इसे कहा जाता है डेटिव केस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जा करके, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे जब डेटिव केस के केसेज आएंगे। अभी केवल हम इसको थोड़ा सा नॉर्मली बेसिक वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल स्टडी हमारी अभी इसके आगे आएगी, जब अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी आप लोग नहीं जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, किसके साथ किस कंडीशन में होगा किस कंडीशन में नहीं होगा। तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करने के भी कई रूल्स हैं, कई बातें हैं अपोस्ट्रोफी एस में, कहाँ ऑफ आएगा कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा। तो ये बहुत दोनों कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, जहां पर हम अक्सर क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो इसको मैं अलग से लूंगा आपका, ठीक है ना। इस चीज को मैं बिल्कुल अलग से समझाऊंगा आपको, ऑफ में और अपोस्ट्रोफी एस में, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है का के की। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, का के की होता है। लेकिन इन दोनों को ही मैं थोड़ा अलग सेंस में समझ, अलग तरीके से वो डिटेल में इसका टॉपिक लूंगा एक अलग से, डेटिव केस में स्पेशल क्लास लूंगा इसकी, और उसमें वहां पर मैं तुमको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। कभी केवल इसको लिख लो, काके की संबंध के रूप में दो चीजें आती है, एक तो आता है अपोस्ट्रोफी और एक आता है ऑफ, एक तो आता है अपोस्ट्रोफी और एक आता है ऑफ, ठीक है। लिख लो, ये हो गया आपका अपोस्ट्रोफी या सॉरी पजेसिव केस। लिख लो इसको, पजेसिव को। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्या, पजेसिव केस। क्या हो गया, ये तुम्हारा पजेसिव केस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट आता है फोर्थ जो है हमारा, कौन सा है, वोकेटिव। वोकेटिव केस कौन सा है बेटा, वोकेटिव केस कौन सा है, वोकेटिव केस, संबोधन कारक, संबोधन कारक, हे हरे ओ, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि वहन a noun is called or addressed addressed by someone else। When a noun is called or addressed by someone else, कि जब कोई संज्ञा किसी अन्य के द्वारा पुकारी जाए या संबोधित की जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वोकेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा वोकेटिव केस कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, और कैसे क्या करते हैं, क्या होगा इसका संबोधन कारक में, ठीक है। जैसे मुकेश, व्हाट आर यू डूइंग। मुकेश, व्हाट आर यू डूइंग, मुकेश तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है, मुकेश को। किसको संबोधित किया गया है, मुकेश को संबोधित किया गया है, ठीक है। कौन कर रहा है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा जब किसी का नाम पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है। आगे बात समझिए बेटा, जैसे प्लीज शट द
विंडो बॉय, शट द विंडो बॉय, लड़के खिड़की बंद कर दो। तो यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है? लड़के को। किसको संबोधित कर रहा है बेटा? लड़के को संबोधित कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है? लड़के को। तो यहाँ पर लड़का कौन है? हमारा नाउन है। कौन है? हमारा नाउन। यहाँ पर मुकेश भी हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो जब कोई नाउन को क्या किया जाए? एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, तो हमारा क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वोकेटिव केस कहलाता है। ठीक है? तो ये चीजें हैं जो मैंने आज बेस जो नाउन के रिगार्डिंग जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को सारी क्लियर करवा दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में चलेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन, स्पेशल यूजेज ऑफ नाउन, स्पेशल फंक्शंस ऑफ नाउन। ठीक है? वो चीजें जो बहुत काम की हैं, वो चीजें जो शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कईयों ने शायद जानते भी नहीं होंगे। तो उन चीजों को मैं अब आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा अगली क्लास से। ठीक है? तो वहां पर आप लोग एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पर आप लोग नाउन के अलग अलग डिफरेंट यूजेस देख सकते हैं। ठीक है? इसको उतारो एक बार। ठीक है? उतार लो, इसको एक बार कंप्लीट कर लो। जैसे आज का सेशन कंप्लीट करें और अगली क्लास जो है आप लोगों की करें। एसी तेज करना। ठीक है बेटा, हो गया। तो एक बार इसको वापस से मैं सारा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है? जो जो हमने आज पढ़ा है, कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, यहीं से किया था ना। कॉमन जेंडर कहाँ से स्टार्ट किया था? कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयलिंग। क्या होता है बेटा? उभयलिंग। ठीक है? अर्थात जब कोई नाउन क्या करे, किसी पर्टिकुलर सेक्स को इंडिकेट ना करके बोथ को कंटेन करे, पर्टिकुलर मेल या फीमेल को ना बता करके दोनों को कंटेन करे, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन जेंडर। क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर। जैसे बेबी, बच्चा कोई सा भी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है? डॉक्टर लड़का भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है? क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। ठीक है? फिर मैंने बताया था कॉमन जेंडर में बैचलर और वर्जिन के अंदर डिफरेंस बताया था कि बैचलर और वर्जिन जो है वो पहले क्या था, इनको अलग अलग सेंस में लिया जाता था। तो बैचलर पहले लड़के के लिए आता था और वर्जिन जो है वो केवल लड़की के लिए आता था। ठीक है? लेकिन आजकल क्या है, दोनों लड़का और लड़की दोनों के लिए काम में लिया जाता है कि ही जे बैचलर और सी जे बैचलर। लड़की भी बैचलर हो सकती है, लड़का भी बैचलर हो सकता है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि लड़का ही बैचलर हो, लड़की ना हो। इसी तरह वर्जिन, वर्जिन लड़का भी हो सकता है, लड़की तो अगर होती ही है, लेकिन लड़का भी क्या हो सकता है? वर्जिन हो सकता है। तो वर्जिन और बैचलर दोनों का यूज दोनों के लिए होता है, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी। ठीक है? इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था न्यूटर जेंडर कि जब कोई संज्ञा किसको व्यक्त करे, क्या हो, किसको दर्शाए? नॉन लिविंग। किसको दर्शाए? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? निर्जीव। किसको दर्शाए? निर्जीव को दर्शाए तो क्या कहलाता है? हमारा न्यूटर जेंडर। और इसके अंतर्गत दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो एब्स्ट्रैक्ट और एक मैटेरियल। ये दोनों किस में आएंगे? हमारे न्यूटर जेंडर में आएंगे। इसके बाद केस आए थे। चार केस है हमारे, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव, चारों केस है हमारे यहाँ पर। चार केस हैं। ठीक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है? आगे बात समझ में। फिर आया था नॉमिनेटिव, जब कोई संज्ञा किसके रूप में काम करे? सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो क्या कहलाएगी? वो हमारी नॉमिनेटिव। जैसे राम किसके रूप में आ रहा है? कर्ता के रूप में आ रहा है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव, जब कोई संज्ञा किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे एन एप्पल किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
ठीक है, फिर पजेसिव अधिकार कारक, जब कोई संज्ञा अधिकार को व्यक्त किसी संज्ञा के ऊपर अपने अधिकार को या संबंध को दर्शाए तो क्या कहलाएगा, वो हमारा संबंध कारक कहलाएगा। जैसे फार्मर्स सन किसान का बेटा, तो क्या हो गया, किसान का के की आ गया। लेग ऑफ टेबल, टेबल की पाया या टेबल की टांग, क्या हो गया, का के की को व्यक्त करे, वो क्या कहलाएगा, हमारा पजेसिव केस। और यहाँ पर दो चीजें आती है, एक तो होती है अपोस्ट्रोफी और एक होता है ऑफ। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास, आज यहाँ तक हमने देखा, इन सारी चीजों को हमने आज कंप्लीट किया। अब इसके स्पेशल रूल्स चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी आप लोगों को कोई अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपका कंफ्यूजन जो भी हो, वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट आज से कमेंट जरूर करेगा, जो भी कोई बात होगी उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं आपके हर डाउट का, हर कंफ्यूजन का जवाब दूंगा। ठीक है, यह मेरी टीम जो है वो आपके हर डाउट को क्या करेगी, क्लियर करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप लोग इसको सारी चीजों को पढ़िएगा, समझिएगा और अपने एक नोट्स की कॉपी तैयार करते रहिएगा। ये नोट्स बाइज नोट्स की एक आपके लोगों के पास में मैटर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये सारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी बैंक इनके लिए इम्पोर्टेंट है, एलडीसी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अधिकतर एग्जाम्स जो है वो हमारे उनके लिए ये टॉपिक क्या है, सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सबको देखते चलो, हर क्लास को देखते रहना, मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभारी है। तो तब तक अगली क्लास जब भी हमारी होगी, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए